हाय गाइस, वेलकम। इस वीडियो में आज मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा। मतलब जो फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है उसका पूरा चैप्टर, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें अगर इस वीडियो में ख़त्म हो गए तो अच्छा, नहीं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स हैं मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड के बारे में बताना, फिर डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड कोहेजन, एडिशन, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सिंपल क्वांटिटी फ्लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एनालिसिस ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, सिंपल क्वांटिटी फ्लो, ब्लॉक स्लाइडिंग वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो अपवर्ड या डाउनवर्ड ब्लॉक स्लाइड होते हैं तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ड्यू टू सेल्फ वेट या ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, थिन प्लेट मूविंग इन हॉरिजॉन्टल गैप, बॉटम प्लेट जब मूव करती है, या थिन प्लेट मूविंग इन वर्टिकल गैप, सारे केसेस मैं बताऊंगा। एंड सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग इन हॉलो सिलेंड्रिकल कैविटी, सर्कुलर डिस्क के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एट्सेट्रा। और सॉलिड कोन हुआ, विस्कोसिटी फॉर गैसेस हुआ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एनालिसिस फॉर आइडियल गैस हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, और फिर कंप्रेसिबिलिटी के जो पार्ट्स होते हैं आइसोथर्मल एंड आइसोथर्मल, ये होता है बल्क मॉड्यूलस, एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, दोनों में क्या होता है और इनको रिलेटिव डेंसिटी से, मतलब डेंसिटी से कैसे मतलब रिलेट करते हैं। दूसरा हुआ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और फिर ये कंप्रेसिबिलिटी फॉर आइडियल गैस एंड बल्क मॉड्यूलस बताऊंगा। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है फॉर वाटर, एयर एंड और उसका कंपैरिजन क्या होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी फॉर आइडियल गैस क्या होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में आइडियल गैस के लिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, मैक नंबर, सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, अनबैलेंस्ड कोहेजन एंड फ्लोटेशन ऑफ जेंटली प्लेस्ड नीडल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, गेज प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉपलेट एंड गेज प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन वाटर। सोप बबल क्या, मतलब कैसे सोप बबल के अंदर सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं, गेज प्रेशर कैसे होता है, मतलब लिक्विड जेट का गेज प्रेशर निकालना, यंग लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इंटरफेस क्या होता है, वर्क डन इन कन्वर्टिंग लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट, मतलब कोई बहुत बड़ी ड्रॉपलेट है उसको अगर हमने छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया एन नंबर्स में, तो उसमें कितना वर्क करना होगा। कैपिलैरिटी, concept of weighting and non-weighting liquid for a solid surface and angle of contact. These 50 concepts I will try to explain and मैं अपने notes बना रखे हैं मैंने, उनमें से मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपका भी टाइम सेव होगा और आप चाहे तो इनसे स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल है, जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे सॉलिड में फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, जो शेयर स्ट्रेस होता है ना वो शेयर स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि लिक्विड में एक अंतर होता है, मतलब जो फ्लूइड रहता है उसमें अंतर ये होता है कि जो फ्लूइड में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है। मतलब जैसे कोई फ्लूइड ड्रॉपलेट है, अगर आपने उसमें स्ट्रेस लगाई तो वो चलती चली जाएगी जब तक आप स्ट्रेस हटा नहीं रहते, इसलिए इसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो शेयर स्ट्रेस रहता है ना वो शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहता, वो शेयर स्ट्रेन रेट, इसको स्ट्रेन रेट बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी, इसके प्रोपोर्शनल होता है। और एक और चीज फ्लूइड में जो होता है, फ्लूइड सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। फ्लूइड ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ फ्लूइड क्या होता है, जो वो सब्सटेंस होता है जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता। कभी आप रख के देखना कोई ड्रॉपलेट और उसको फिर रेजिस्ट करके देखना, और इसकी जगह कोई सॉलिड रख के देखना, मान लो ये सॉलिड है उसको मैंने रखा और रेजिस्ट करा तो वो डिफॉर्म नहीं हो रहा। पर अगर कोई ड्रॉपलेट रखी होती है आपने और उसको अगर आप रखते मतलब फोर्स लगाते तो वो डिफॉर्म होती चली जाती। तो यही होता है अंतर दोनों में। और लिक्विड वर्सेस गैस का अंतर क्या होता है,
बहुत ही सिंपल अंतर है। जैसे लिक्विड में फ्री सरफेस फॉर्म होती है। जैसे कहीं आप पानी की बोतल रखें, उसमें अगर आप देखें तो फ्री सरफेस फॉर्म होती है, मतलब लेट मी एक्सप्लेन। ये पानी की बोतल है, ठीक है, और इसमें अगर पानी रखा हुआ है तो इसमें फ्री सरफेस फॉर्म है। अगर आप इसको टिल्ट भी करेंगे ना तो ये जो लेवल है पानी का, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, जबकि गैस में ऐसा नहीं रहता। मान लो अगर ये गैस कंटेनर होता और इसके अंदर ये गैस भरी होती, तो वो चाहे टिल्ट करो कैसे ही करो, फ्री सरफेस फॉर्म नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है। अब आते हैं लिक्विड कंटेनर टिल्टेड, ये मैंने बता दिया है। शेयर फोर्सेस, हाँ ये बताना भूल गया था कि इसे जब लिक्विड कंटेनर को हम टिल्ट करते हैं तो शेयर फोर्स इज डेवलप्ड, शेयर फोर्स डेवलप होती है एंड लिक्विड मूव्स टू अटेन हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस। सो यही कहने का वो था मतलब। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी पे। डेंसिटी इज वेरी सिंपल एंड इट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना डेंसिटी होता है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास होता है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। डेंसिटी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। सिंपल, हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एक सेकंड, 1 मिनट प्लीज। मैं बताता हूँ। PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये गैस के लिए इक्वेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि मास को अगर हमने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि टेम्परेचर का मास पे इफेक्ट होता नहीं है, टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ऑब्वियसली डेंसिटी की वैल्यू कम होनी है। सो टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, और एक और तरीका है P इज इक्वल टू, ये N के नीचे अगर हम V ले आए तो वो रो बन जाता है एंड RT, और इधर से देखा जाए तो रो इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा, मतलब रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल। आपको अगर आपको ये बात पता है तो आपको कोई भी चीज़ याद करना इतना टफ नहीं है इस चीज़ को, मतलब। तो सिंपल, जो डेंसिटी हुआ और जो टेम्परेचर हुआ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस कारण अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। ओके, और सिंपल। नाउ कम्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखते हैं हम, जो प्रेशर बढ़ेगा, इस इक्वेशन से अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर और रो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इस कारण प्रेशर इंक्रीज करेगा तो रो भी बढ़ेगा। और नोट्स के हिसाब से समझे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करा तो वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वी, इसको कांस्टेंट क्यों, एनआरटी को अगर कांस्टेंट रखा तो पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो इस कारण से रो बढ़ेगा, ठीक है। और ये दो सिस्टम रहते हैं मेजरमेंट के, मतलब जैसे एक एमकेएस यूनिट और एक सीजीएस यूनिट रहता है, जिसमें एमकेएस में मीटर, के को किलोग्राम और एस को सेकंड से डिनोट करते हैं, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड से डिनोट करते हैं। रिलेशन के लिए कोई मास नहीं होता। सो ये कुछ डाटा है, जैसे कई बार आपको यूज़ होगा। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, सिंपल। सो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसी मैक्सिमम डेंसिटी को 1000 kg पर मीटर क्यूब मतलब मेजर किया गया है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं, नहीं तो इससे थोड़ी सी कम होती है। और एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, एयर की डेंसिटी 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड मर्क्यूरी की 13580,
मर्क्यूरी एंड वाटर, ये दो डेंसिटी आप याद कर ही लेना क्योंकि ये हर जगह काम आती है। और जो लाइटेस्ट फ्लूइड होता है या लाइटेस्ट मतलब H2 हाइड्रोजन, तो उसकी जो डेंसिटी होती है 0.0898 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लाइटेस्ट। ओके, और ये इनफ्लेमेबल होता है। जिसे कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी क्या होती है, तो आप ये मत बोलिएगा फॉर्मूले के थ्रू के मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी भी टर्म्स पूछे जाए तो उनको डिफाइन करना आना चाहिए, तो इसीलिए आपको ऐसे बोलना चाहिए डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, मतलब जो कोई फ्लूइड है वो कितना हैवी है, इसको डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास और इज इक्वल टू 1/ρ, डेंसिटी का प्रोपोर्शनल। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम। एंड फिर इसी प्रकार से स्पेसिफिक वेट आता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैथमेटिकली वेट को हम मतलब वेट पर यूनिट वेट को हम लिख सकते हैं mg, W=mg होता है और वॉल्यूम की जगह v। तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम m और m/v होता है, उसको हम पढ़ चुके हैं, रो होता है, तो वो रो इंटू जी हो जाता है। और इस कारण जो स्पेसिफिक वेट को हम जो W से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला बन जाता है रो जी। कई भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट दिया जाए तो उसको रो से मल्टीप्लाई करना उसकी, तो आपका स्पेसिफिक वेट निकल आएगा। सॉरी, मतलब क्वेश्चन में रो दिया जाएगा या स्पेसिफिक वेट दिया जाएगा तो उसको जी से डिवाइड कर देना, तो आपका डेंसिटी निकल आएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं हम स्पेसिफिक वेट पे। तो क्या होता है? वेट क्या होता है? रो जी। स्पेसिफिक वेट हम निकाल चुके हैं रो जी, और सिंपल है, जो रो पे अफेक्ट होगा वही स्पेसिफिक वेट पे अफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने देख लिया था रो घटता है क्योंकि जी सेम रखने पर, तो जो हमारा स्पेसिफिक वेट है वो डिक्रीज होगा। एंड प्रेशर बढ़ाने पे रो इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वजह से स्पेसिफिक वेट है वो इंक्रीज होगा। एंड एज फार एज जी का मतलब जी कंसर्न है, तो लोकेशन चेंज करने पर रो सेम रहता है, डेंसिटी सेम रहेगा, पर जी चेंज होता है। और पोल जो होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसमें जो हमारा जी है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मैक्सिमम होता है, तो इस कारण स्पेसिफिक वेट पोल्स पर मैक्सिमम होगा। खैर इस टॉपिक मतलब इस पॉइंट पे कभी क्वेश्चन आते नहीं है तो मैटर नहीं करता, पर आप ध्यान रखिए। अब बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। इट इज ए रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड को हम ले लें, उसको अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर दें इसकी मतलब डेंसिटी को, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो दो होते हैं, लिक्विड के लिए पानी होता है और गैस के लिए हवा होता है, पर हम नेचुरली पानी को ही कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हम वाटर की डेंसिटी लिखते हैं यहाँ पे 1000। तो किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो किसी भी लिक्विड की, तो उसकी डेंसिटी रखा, उसको 1000 से डिवाइड किया, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। और एक और पॉइंट, इफ S < 1 मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हुआ तो वो पानी में सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसकी पानी मतलब सिंपल सी बात है, अगर जो फ्लूइड है मतलब या जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी अगर 1000 से कम हुई तो S < 1 हो जाएगा, इस कारण वो पानी में सिंक हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी देखा जाए तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे कहते हैं? रो फ्लूइड डिवाइड बाय रो वांटेड फ्लूइड या एनी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से रिलेट करना हो तो हमें किसी भी चीज के रिलेटिव देखना है तो हमें उसी चीज की रिलेटिव फ्लूइड मतलब रिलेटिव डेंसिटी रखना होगा यहाँ पे, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। अब बात आती है कोहेजन एंड एडेशन क्या होते हैं। कोहेजन एंड एडेशन सिंपल होता है, अट्रैक्शन होता है ये, मतलब कोहेजन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, जबकि एडेशन होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाएंगे तो कोहेजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर ऑब्लिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कोहेजन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेजन कम होता है और फ्रिक्शन बढ़ाने पर कोहेजन ज्यादा होता है, ठीक है।
सो कोइजन क्या होता है? कोइजन इनेबल्स ए लिक्विड टू रेजिस्ट टेंसाइल लोड वाइल एडिशन स्टिकिंग टू अदर सरफेस। मतलब कोइजन इनेबल करता है लिक्विड को कि वो टेंसाइल लोड जो लगते हैं उस पर, मतलब जो खींचने के लिए उसको लोड लगते हैं, उसको रजिस्ट कर पाए, और एडिशन के कारण स्टिकिंग पॉसिबल हो पाती है। आप कहीं भी देखिएगा नेचुरली, मतलब फेविक्विक वगैरह, तो उस पर लिखा था एडहेसिव लिक्विड, मतलब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है वो, इसलिए एडेशन लिखा जाता है। ठीक है। एंड आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है और उसका कोहेजन जीरो होता है, मतलब उसमें अट्रैक्शन नहीं होता और रिपल्शन, मतलब आइडियल फ्लूइड इसलिए होता है, मतलब ठीक है, आइडियल कहते हैं उसको। नाउ कम्स फॉर फ्लूइड एट रेस्ट या रिलेटिव रेस्ट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स। अब हम मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट है, मतलब इसका कहना कि मतलब क्या है कि कोई फ्लूइड अगर रेस्ट पे है या रिलेटिव रेस्ट पे है, मतलब एक दूसरे की लेयर्स चल नहीं रही हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो लेयर्स फ्लूइड की अगर मोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये लेयर है और ये लेयर है, ये पानी, मतलब खूब सारा पानी है, अगर ये लेयर और ये लेयर इन दोनों में मोशन नहीं हो रहा है, ये आपस में रुकी हुई है, तो इस फ्लूइड को हम कहेंगे रेस्ट में या रिलेटिव रेस्ट में। ओके। अब बात आती है नो स्लिप कंडीशन। क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेयर विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड सरफेस इज जीरो एट सॉलिड सरफेस। मतलब कोई पानी या वाटर फ्लो हो रहा है, तो अगर किसी सॉलिड सरफेस से टच तो होगा ही वो, तो जो सॉलिड सरफेस से टच है, तो जिस पॉइंट पे टच है ना, क्योंकि सॉलिड सरफेस तो मूव नहीं कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेयर विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड सरफेस एज इज जीरो एट सॉलिड सरफेस। तो मतलब उस सरफेस पे जीरो होगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस इज, ये पानी फ्लो हो रहा था, मान लो ये सॉलिड सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो पानी है सॉलिड सरफेस से जो टच में है, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जबकि इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी और ज़्यादा होगी। ओके। अब आ जाती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होता है? मैं विस्कोसिटी ऑफ गैस ही कंसिडर करूँगा, पर पहले विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड देख लेते हैं हम। विस्कोसिटी का कहने का मतलब क्या है? लिक्विड इन मोशन, इंटरनल, अगर कोई लिक्विड मोशन में है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो कि वन लेयर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ लिक्विड टू द एडजेसेंट लेयर, मतलब एक लेयर जो दूसरे लेयर पे रेजिस्टेंस पैदा करवाती है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सिंपल। अब यहाँ पे इतना ही ध्यान रखिए, आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा। तो कॉटी फ्लो क्या होता है? कॉटी फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आगे का कई सारे टॉपिक्स का बेस है ये। कॉटी फ्लो क्या होता है? दो प्लेट्स के बीच का फ्लो होता है, मतलब एक फिक्स और दूसरी मूवेबल। कैसे? मैं बताता हूँ। एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है और यहाँ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, पर इन दिस कॉटी फ्लो दिस प्लेट इज अपर प्लेट इज मूवेबल, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी और ये फिक्स है, तो इस फ्लो को हम कॉटी फ्लो कहते हैं। इट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स। ओके। कई बार मैं हेडर के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ जो कि मैं बताते जाऊँगा, और वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक शॉर्ट नोट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब कोहेजन इज इक्वल टू जीरो फॉर फ्लूइड एट रेस्ट एंड रिलेटिव रेस्ट, पर विस्कोसिटी नहीं होती। दैट्स वाई आइडियल फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। मतलब कोई फ्लूइड एट रेस्ट है या रिलेटिव रेस्ट है तो उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, इस कारण उसकी विस्कोसिटी भी नहीं होती है। इसीलिए जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें जीरो विस्कोसिटी होती है या फिर कोहेजन जीरो होता है। मतलब क्योंकि आइडियल फ्लूइड में कोहेजन जीरो हमने पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो उसकी जो आइडियल फ्लूइड रहता है ना, वो आइडियल क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई नॉर्मल फ्लूइड है ना, वो मैंने बता दिया था, इसमें नो स्लिप कंडीशन फॉलो होती है, पर आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इकट्ठा एक साथ फ्लो करता है,
तो इसमें कोई रेजिस्टेंस हो गई नहीं आपस की लेयर्स में, इस कारण कोहेजन 0 एंड विस्कोसिटी 0 होती है। कॉटिक फ्लो क्या होता है मैं बता चुका हूँ, सिंपल कॉटिक फ्लो जिसे कहते हैं, जिसमें जिस सरफेस वाली पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है और धीरे धीरे करके ऊपर वेलोसिटी बढ़ता जाता है। और एक बात और, जो वेलोसिटी बढ़ता है ना वो लीनियरली बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि पैराबोलिकली या कोई कर्व में बढ़ रहा हो। सिंपल कॉटिक फ्लो में जो हमारा वेलोसिटी मतलब ऊपर ऊपर रहता है वो बढ़ता जाता है। एंड एक और बात, प्रेशर वेरिएंस इन एक्स डायरेक्शन, कोई सिंपल कॉटिक फ्लो अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो प्रेशर रहता है वेरिएंस वो सेम रहता है, या प्रेशर ड्रॉप इन एक्स डायरेक्शन 0 होता है। ये इस चीज़ को ना बाउंड्री लेयर थ्योरम जो चैप्टर रहता है ना उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आप इसको स्किप कीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन केस लिक्विड्स इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू दीज टू थिंग्स, मतलब कोई लिक्विड रहता है ना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दो चीज़ों के कारण होता है, एक होता है रिलेटिव मोशन एंड एक होता है कोहेजन। ये दो चीज़ों के कारण ही रेजिस्टेंस होता है। एंड नाउ मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। हम निकाल चुके थे कि जो हमारा टाउ रहता है ना आइडियल जो फ्लूइड में, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। अब हम निकालेंगे कि जो डी थीटा बाई डी टी होता है ना, जो डी थीटा बाई डी टी है वो डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल क्या होता है, ये उसका सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई फ्लूइड है, मैं इसको स्किप करना चाहूँगा, सॉरी आप देख लेना गाइस अगर आपको समझ में जाए तो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डी थीटा बाई डी टी है ना वो डी यू बाई डी वाई के इक्वल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब डी यू बाई डी वाई, दिस इज डी यू या फिर डेल यू एंड दिस इज डेल वाई, इन दोनों का रेशो डी थीटा बाई डी टी होता है। ओके एंड एक सिंपल कॉटिक फ्लो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है कि जो वेलोसिटी रहती है ना वो फंक्शन ऑफ वाई होती है ओनली, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी केवल, मतलब जो वेलोसिटी रहती है ना एक्स डायरेक्शन में वो कांस्टेंट रहती है, वाई डायरेक्शन में बढ़ रही होती है। फॉर ए फ्लूइड फ्लो डिफॉर्मेशन रेट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, ये हम देख चुके हैं। नाउ कम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज इजी आई कैन। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। और इस डेरिवेशन से हम पता लगा सकते हैं कि जो डी थीटा बाई डी टी है वो डी यू अपॉन डी वाई के इक्वल होता है। तो जो टाउ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। एंड वन मोर थिंग, क्या बोलते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम इधर पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट दैट इज म्यू, जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। की इक्वेशन रहती है इसमें, यू इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली, इस बात का ध्यान रखना। और जो भी प्रॉब्लम आता है इसमें इस टाइप के उसमें हमेशा दिया हुआ होता है कि यू इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ओके, एनालिसिस ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके गाइस, तो एनालिसिस ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही होती है, तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी 0 एंड एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज v एंड इन बिटवीन u1 u2 u3 u4 हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है, y1 y2 y3 y4 ये डिस्टेंस है, मतलब बॉटम से डिस्टेंस एट, मतलब 5 पॉइंट बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे। सो u1 मतलब फॉर ए टाइम इंटरवल t दिस डिस्टेंस, दिस इज u1 t डिस्टेंस एंड दिस इज u2 t, दिस इज u3 t। एंड सिंपल कॉटिक फ्लो में क्या होता है देखा जाए तो u1 t इनका रेशियो निकाल रहे हैं हम डी यू बाई डी वाई का। ओके, दिस अपॉन दिस। ओके, सो u1 t बाय वाई इज इक्वल टू, क्योंकि दिस इज ए थीटा, ओके दिस इज ए थीटा। अगर आप ध्यान से देखें जो टेन थीटा होगा ना वो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। एंड सो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ टेन थीटा की प्रॉपर्टी लगा के हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो है वो इक्वल होगा। ओके, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बनाया है वो
उसी प्रकार से भी दोनों एक ही बात है। सो u1t इज इक्वल टू u2t बाय माइनस u1t अपॉन, या जो भी है, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जो शेयर स्ट्रेस रहता है ना, τ1 इज इक्वल टू τ3 इज इक्वल टू, कितने भी सेक्शन बना ले हम, शेयर स्ट्रेस एक ही रहता है ऊपर से नीचे तक, कहने का मतलब यही है। और वो होता है म्यू डेल यू बाय डेल वाई। किसी भी दो पॉइंट का, मान लो कोई भी दो पॉइंट है, आपने उसका डेल यू निकाल लिया, मतलब वेलोसिटी डिफरेंस निकाल लिया, और उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले ली। उसको अगर आप ऐसे रखेंगे टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई में, मैं आपको प्रॉब्लम से बताऊंगा कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में ये होता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म शेयर स्ट्रेस एक्ट्स थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इन नॉर्मल डायरेक्शन, ओके, एंड इफ नॉट गिवन लीनियर, एंड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है, पर ये दिया हुआ है कि थिकनेस जो है फ्लूइड की वो बहुत छोटी है, तो आपको एज्यूम कर लेना है कि जो मतलब प्रोफाइल है वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, ओके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी सिंपल, मतलब जो कोई कॉटी फ्लो जैसा ही है, मतलब बॉटम प्लेट इसमें फिक्स नहीं है, उसकी वेलोसिटी इधर वी है और इधर है वी। तो इस केस में कई बार आपसे पूछा जाता है कि वो पॉइंट बताइए जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो वो कैसे करते हैं, मैंने उसका लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया, इधर वी है, इधर वी है, और सिंपल आपको क्या करना है, लाइन खींच देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, वेलोसिटी इधर पे 0 होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो आपको डायरेक्ट लाइन खींच देना है मैग्नीट्यूड देख के वी और वी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो अगर आप देखें टोटल डिस्टेंस आपको दी जाएगी y, मतलब इन दोनों के बीच की, इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस y है। हमें ये निकालने को बोला जाएगा कि जो डिस्टेंस है जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, मतलब दैट इज y v, उसको निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, आपको tan थीटा लगा देना है, मतलब वी टी दैट इज दिस लेंथ, वी टी अपॉन दिस, अपॉन मतलब अगर टोटल y है, ये नीचे वाली y भी है, तो ये y माइनस वाई वी हुआ, तो वी टी अपॉन वाई माइनस वाई वी इज इक्वल टू वी वी, मतलब दिस लेंथ अपॉन दिस इज इक्वल अपॉन वाई वी। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वी टी वाई वी और y दिया होगा, तो सिर्फ वाई वी निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अब केस 1 के साथ हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, दैट इज सिंपल कॉटी फ्लो। इसमें लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। एक प्लेट फिक्स है ए बी, और ऊपर कोई प्लेट है जिसकी वेलोसिटी v है, और इसका जो एरिया है ए टी, मतलब टॉप एरिया, एंड दिस इज बॉटम एरिया। जो प्लेट का एरिया है ना, वो हम एज्यूम करते हैं कि इक्वल है नीचे का और ऊपर का, ठीक है। हम शेयर स्ट्रेस निकाल चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, या कह लो म्यू वी अपॉन वाई, ठीक है। तो हम शेयर स्ट्रेस निकाल चुके हैं। तो शेयर फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप प्लेट क्या होगा, जो टॉप प्लेट है, मान लो एक और चीज़ इससे पहले बता दूं, मतलब जैसे कि टॉप प्लेट हुआ ना, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो मैंने उसकी लेंथ ज़्यादा इससे डिनोट किया। उसके जो नीचे मतलब जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट लो, उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, तो जो नीचे वाला पॉइंट है ना, मान लो ये वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट 4 नंबर वाला, और ये वाला पॉइंट ऊपर है 3 वाला, तो जो नीचे वाला पॉइंट है ना, वो चाहेगा कि ऊपर वाला पॉइंट स्लो हो जाए, और जो ऊपर वाला पॉइंट है, मतलब जो तेज चल रहा है, वो चाहेगा कि नीचे वाला भी उसके साथ तेज चले। तो जो मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो नीचे वाले पॉइंट से कहता है चल मेरे साथ, मतलब शेयर फोर्स लगाता है वो कि चल मेरे साथ। और जो नीचे वाला पॉइंट है, वो ऊपर वाले पॉइंट से कहता है कि तू मेरे साथ चल, मतलब वो ऊपर फोर्स, शेयर फोर्स लगाता है। सिंपल सी बात है कि ये पॉइंट अगर 4 है, ये पॉइंट अगर 3 है, जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो 4 लगाएगा शेयर फोर्स ऑन 4 बाय 3, मतलब जो 3 है वो एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 4 नंबर पे कि तू मेरे साथ चल, तो इसलिए वो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि फोर्स के साथ चला जाए। और जो शेयर फोर्स होता है वो क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। शेयर स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, टाउ
और म्यू वी बाय वाई, और उसको अगर हम प्लेट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो जो शियर फोर्स लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा। और शियर फोर्स भी यूनिफॉर्म होता है स्ट्रेस की तरह ऊपर से नीचे तक। तो किसी भी पॉइंट का आप निकाल सकते हैं म्यू वी डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द प्लेट से आपका शियर फोर्स निकल आएगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स जिसमें आता है ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्सेट्रा।